कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने में द सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के मेहनत करिए। आज से हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पे डिस्कशन करेंगे और डीपली नॉलेज देखेंगे, यानी पूरी अंदर तक उसको अच्छे से समझेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे क्या है, तो उसका पूरा अध्ययन करेंगे आज से। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार टॉपिक के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो पहले देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र दोस्तों एक एक विषय के रूप में उसका इस प्रकार से अध्ययन करते हैं कि उसके अंदर कोई व्यक्ति समाज और सरकार के द्वारा किस तरह से प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी सभी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। तो क्या होता है, आपका अर्थशास्त्र होता है। आगे चलते हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अर्थशास्त्र और व्यवस्था के बीच में एक संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? सिद्धांत और व्यवहार का। जहाँ अर्थशास्त्र क्या होता है कि बाजार के सिद्धांतों, रोजगार आदि की बात करें। अर्थशास्त्र जो होता है वो बाजार के सिद्धांत यानी बाजार का जो नियम है उस पर और रोजगार आदि की बात करता है। वहीं अर्थव्यवस्था क्या होती है कि क्षेत्र विशेष की, यानी कि कोई क्षेत्र है, अब उसकी आर्थिक क्रिया यानी उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है वो बताती है। तो क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो अर्थव्यवस्था का आइए वर्गीकरण देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्या है कि अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रणालियों तथा उनमें राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये क्या होती है? इस अर्थव्यवस्था में किसका उत्पादन होगा, कितना होगा, यानी कि चीज़ का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसकी बिक्री किस कीमत पे होगी, इन सभी का निर्धारण बाजार के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा शास्त्रीय अर्थशास्त्र का जो उद्गम स्रोत है वो एडम स्मिथ, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और शास्त्रीय अर्थव्यवस्था का अगर हम उद्गम यानी उसके पैदा होने का स्रोत देखते हैं तो एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी थी? तो ये लिखी थी 1776 को। ये भी याद रखिएगा, 1776 को। आगे चलते हैं, राज अर्थव्यवस्था क्या है वो देख लेते हैं। तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन आपूर्ति यानी उत्पादन को कैसे पूरा करना है, कीमत का फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स दिया था। कब दिया था? 1818 से। ये दिया था 1818 से 1883। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 के फलस्वरूप, यानी कि बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में राज्य अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जहां इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा गया। बाद में वर्षों में चीन तथा पूर्वी यूरोप में भी अर्थव्यवस्था प्रचलित हो गई। आगे देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो इसमें कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आर्थिक जिम्मेदारी सरकार की होती है तथा बाकी आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दी। यानी इसमें से कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की, और बाकी निजी क्षेत्र की होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण होते हैं। यानी कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में राज्य और पूंजीवादी दोनों की मिक्सअप होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जॉन मेनार्ड क्रॉस ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेट एंड मनी में सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपने में समाहित करना चाहिए। ऐसे ही सलाह 1950 के दशक में ऑस्कर लॉन्ज ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को दिया था। ठीक है, उनके अनुसार क्या था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अच्छे तत्वों को अपने में समाहित करना चाहिए। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्या करना चाहिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो अच्छे बातें हैं, जो अच्छे तत्व हैं, उनको अपने में जोड़ लेना चाहिए। सामाजिक तथा निजी क्षेत्र के सहअस्तित्व के कारण एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या है। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं कि प्राकृतिक साधनों को हम कच्चे तौर पर प्राप्त करते हैं। जैसे कृषि कार्य हो गया, उत्खनन हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, सब कौन से क्षेत्र में आते हैं?
प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि एग्जाम में बहुत पूछता है कि इन क्षेत्रों में से प्राथमिक क्षेत्र पहचानिए, द्वितीय क्षेत्र पहचानिए, तृतीय क्षेत्र पहचानिए। चलिए आगे चलते हैं। तो इस क्षेत्र का कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां भी, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां भी कहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं द्वितीय क्षेत्र क्या होता है। तो वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद बने हैं वो अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, ये द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, जिस कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। लोहा, इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये द्वितीय क्षेत्र हो गया। फिर इसमें कुशल श्रमिकों, वाइट कॉलर जॉब तथा उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब वर्ग नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात समझ में आ रही है? द्वितीय क्षेत्र में क्या है कि जो कुशल श्रमिक हैं उनको वाइट कॉलर जॉब, और जो उत्पादन में जो लगे हुए रहते हैं उन श्रमिकों को क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर जॉब वर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है ये याद रखिएगा। लोहा, इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, तृतीय क्षेत्र देखते हैं। तो अब तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होता है। सेवाओं में बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, संचार, रिटेल इत्यादि इन क्षेत्रों में आते हैं। बैंकिंग हो गई आपकी, फिर बीमा हो गया, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, ये सब किस में आते हैं? ये सेवा क्षेत्र में, किस तरह से ये सेवा हम लोग को देती है, क्षेत्र होता है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार दोस्तों। तो किसी अर्थव्यवस्था की सकल आय उसके क्षेत्र के योगदान तथा उन पर निर्भर जनसंख्या के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं निम्न प्रकार की होती हैं। यानी अगर हम बात करें किसी अर्थव्यवस्था की सकल आय और उस क्षेत्र के योगदान के आधार पर, तो अर्थव्यवस्था निम्न प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन सी? आइए वो देख लेते हैं। एक होती है कृषक अर्थव्यवस्था, एक होती है औद्योगिक अर्थव्यवस्था, एक होती है सेवा अर्थव्यवस्था। कोई नॉर्मल ज़्यादा अंतर नहीं है, यह है वही चीज़ें, बस उसी का नाम चेंज कर दिया गया है। कृषक अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इस अर्थव्यवस्था में सकल लिख गया है, इसको सकल कर लीजिए। सकल उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान होता है वो 50% होता है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र का 50% या उससे अधिक होता है। ठीक है, इसे कृषक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसे कृषक, ठीक है, इसे कृषक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 50% उससे अधिक होता है। यानी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में जो सेकेंडरी फील्ड होती है, यानी सेकेंडरी क्षेत्र जो होता है उसका सकल घरेलू उत्पादन में 50% योगदान होता है। इस तरह सेवा क्षेत्र का क्या होता है? सकल घरेलू उत्पादन में 50% उससे अधिक होता है। आगे चलते हैं, आर्थिक प्रगति, समृद्धि और विकास क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। आर्थिक प्रगति, किसी अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक चलने वाले सकारात्मक बदलाव को अर्थव्यवस्था में प्रगति या आर्थिक प्रगति कहते हैं। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में बहुत लंबे समय से चलने वाले सकारात्मक बदलाव को, यानी जो चीज़ें चली आ रही हैं, अगर उसमें जो बदलाव आ गया है वही अर्थव्यवस्था में क्या कहलाएगी? प्रगति या फिर आर्थिक प्रगति कहलाएगी। इसे अर्थशास्त्र की एक अवधारणा के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। बात समझ में आ रही है? इस तरह के क्षेत्र में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आर्थिक समृद्धि क्या होती है? तो किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मापदंड जैसे सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय को बताने वाले सूचकों में समय के साथ बढ़ोतरी को आर्थिक वृद्धि या समृद्धि कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा मापदंड जो कि हमारे आर्थिक स्थिति को बताए या अर्थव्यवस्था को बताती है, उन सूचकों के में समय के साथ जो बढ़ोतरी होती है, जो बदलाव आता है, उसको क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अब आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या होता है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। अन्य शब्दों में लंबी समय अवधि में देश को वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। आगे क्या है?
कि प्रति व्यक्ति आय किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है। यानी अगर हमें किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रति व्यक्ति आय का। और प्रति व्यक्ति आय किसने दिया था? ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। कब दिया था? 1920 में। उन्होंने कितना व्यक्ति निर्धारित किया था? तो उन्होंने 20 रुपये व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की थी। तब के समय की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक विकास क्या होता है? तो आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है जो किसी देश की आर्थिक समृद्धि के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव को भी शामिल करती है। अच्छा, आगे देखते हैं। जहां आर्थिक समृद्धि परिणात्मकता परिवर्तन यानी आर्थिक समृद्धि यानी परिवर्तन से संबंधित है, वहीं आर्थिक विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन यानी कि परिणाम से और गुणों में जो में चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उससे संबंधित होती है। अतः किसी अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास तभी कहा जाता है जब उसके सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी के साथ ही संबंधित लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार हो। यानी कि अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास तभी माना जाता है जब कोई सकल घरेलू उत्पाद से जो जुड़ा है उस उत्पाद में भी वृद्धि हो और उससे संबंधित जो लोग हैं उनके जीवन में भी सुधार हो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार तथा महमूबुल हक गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित करते हैं। ऐसे समझिए कि जो अमर्त्य सेन है उन्होंने आर्थिक विकास को अधिकारिता और समता के विस्तार के रूप में तथा महमूबुल हक ने क्या किया था कि आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया था। बात समझ में आ रही है? गरीबी के रूप में परिभाषित किया था इसको। तो दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार सेशन हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन पसंद आएगा। फटाफट से उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसको ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएं। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक विकास की मापन विधियाँ देख लेते हैं अब हम लोग। आर्थिक विकास की कौन कौन सी मापन की विधियाँ होती हैं दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो पहला होता है आपका आधारभूत आवश्यकता दृष्टिकोण। तो इसका प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विश्व रोजगार सम्मेलन 1976 में किया गया था। ये याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्रीय तथा विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से? संयुक्त राष्ट्र यानी संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक यानी कि यूएन और विश्व बैंक के। आगे है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक। इसका प्रतिपादन मारिस डी मारिस द्वारा किया गया था, जिन्होंने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता को मिलाकर जीवन की भौतिक गुणवत्ता को निकाला था। आगे चलते हैं। क्रय शक्ति समता विधि। सर्वप्रथम इस विधि का उपयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया था तथा वर्तमान में विश्व बैंक विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना और गरीब दर के मापने के लिए करती है। यानी कि उस देश की रहन सहन कैसा है और उस देश की गरीबी दर कितनी है उसको मापने के लिए कोई भी जो मुद्रा क्या कहते हैं विश्व बैंक है वो क्या करती है? क्रय शक्ति समता निधि का प्रयोग करती है। और इसका प्रयोग सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था, यानी IMF ने किया था। कब किया था? 1993 में किया था। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आगे के प्रश्न में, क्योंकि आज समय ज़्यादा हो गया है। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।